नमस्कार, मैं हूं सागर सुमन। लोकवाणी देख रहे हैं आप। आज मेरे साथ शराबबंदी के मुद्दे पे बात करने के लिए हैं भारत लाइव के पत्रकार हिमांशु जी। आज हम उनसे बात करेंगे। पहले मैं बता दूं कि बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू है। 2016 में गोपालगंज ज़िले में कुल 19 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई थी। वहीं हालिया दिनों के 72 घंटों में कुल 16 लोगों की मौत भिन्न भिन्न ज़िलों में हो चुकी है जहरीली शराब पीने से। होली के बाद का यह घटना है और इसके बाद फिर से शराबबंदी एक बार सुर्खियों में है। तो सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि नीतीश कुमार शराबबंदी को ऐतिहासिक फैसला बताते हैं अपना, उसका महिमा मंडन हमेशा बखान करते रहते हैं, फिर भी ये घटनाएं सामने आती हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? शराबबंदी फ्लॉप है या सही है? सागर, सबसे पहले आपको शुभकामना। मुझे याद है जब मैं पहली बार आपके साथ लाइव हुआ था, आप कैमरा के सामने आने से डर रहे थे और इस वजह से हम लोग जो है लाइव हुए थे और वहाँ से लेकर के अब तक आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हुए हैं, काफ़ी वाकई से अपनी राय रख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। और आने वाले वक्त में आप इसी तरीके से जो है आगे बढ़ते रहें। दूसरी बात कि अभी तक आप रेगुलर नहीं रहे। अगर आप अब से भी अगर रेगुलर रहते हैं तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस जो है वक्त के साथ और बढ़ता चला जाएगा। खैर, अब आते हैं मुद्दे पे शराबबंदी को लेकर। शराबबंदी से हालिया 72 घंटे में 14 लोगों की मौत हुई। शराबबंदी एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया। नीतीश कुमार की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार देखिए क्या ना कि वो महिमा मंडन तो करते हैं कि हमारा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम इसको लेकर अटल और अडिग हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन ये सबको पता है, ये सवाल बताने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को पता है कि उनके यहाँ शराब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखिए, जहाँ तक जहरीली शराब की बात है, अगर लाइसेंस के जरिए शराब मिलता है तो कम चांसेस होते हैं कि लोग जहरीली शराब पिएं, ठीक है। लेकिन इस वक्त शराबबंदी है तो जो गरीब तबका है वो कहीं से कहीं शराब ले लेता है और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जहरीला शराब पिए और लगातार मौतें हो रही हैं। तो इसके लिए बिल्कुल सरकार जिम्मेवार है और इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। और दूसरा सवाल ये होता है, जब शराबबंदी लागू हो रही थी उस समय नीतीश कुमार ने या उसके संदर्भ में कहा था, शराबबंदी के पक्ष में कहा था कि शराबबंदी से कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा और जो आपराधिक घटनाएं होती है उसमें कमी आएगी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वाकई ऐसा हुआ भी कि कुछ शुरुआती महीनों में, शराबबंदी के शुरुआती वर्षों में, महीनों में कुछ अपराध दर में कमियाँ आई। इसके बावजूद अब जब 2020 का आंकड़ा देखते हैं, प्रतिदिन 9 लोगों की हत्या और 4 रेप केसेस प्रतिदिन का यह आंकड़ा है 2020 का, तो आप इस पर क्या कहेंगे? सर, आपको पता है जब कोई लड़का पहले रूटीन बनाता है ना, दीवार में लिख के चिपका देता है, इतना से इतना देर मैथ पढ़ना है, इतना से देर फिजिक्स पढ़ना है, इतना से केमिस्ट्री पढ़ना है, तो 10 दिन बड़ा वो बढ़िया होता है। वही इस नियम के साथ हुआ। शुरुआती दौर में तो शराबबंदी को लेकर काफ़ी उत्साहित थे, तो वाकई में शराबबंदी लागू हुआ था। लेकिन अब क्या है, सरकार इसको लेकर काफ़ी आलसी हो गई है। और आप बताइए ना, अगर सरकार वाकई में सजग है तो फिर शराब कैसे मिल रहा है? सीधी सी बात है, डेटा आया सरकार कहीं ना कहीं। हाँ बोलिए, मैं पूरा कर देता हूँ। डेटा आया है, नीतीश कुमार तो कह रही है। बताइए ना, जो दिल्ली एम्स ने जो रिपोर्ट जारी किया है कि यहाँ 10 लाख लोग शराब पीते हैं, शराब पीने में महाराष्ट्र से ज़्यादा यहाँ के लोग शराब पीते हैं, तब जब यहाँ पर शराबबंदी है, तो कितना डेटा गलत है? नीतीश कुमार ही सही है क्या? ये जवाब तो देना पड़ेगा। मतलब शराब मिल रहा है, नीतीश कुमार का फेलियर है, सीधी सी बात है जी। मतलब कहीं ना कहीं ये है कि शराबबंदी की जो नीति है वो सटीक बैठती है। देखिए सागर, सीधी सी बात मैं ये कह रहा हूँ कि शराबबंदी किस हद तक फ़ायदा का है सौदा या घाटे का सौदा, ये चर्चा का विषय है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने बंदी करी तो पूर्ण रूप से बंदी करिए। क्योंकि देखिए, हम बताते हैं आपको, शुरुआती दौर में नीतीश कुमार ने क्या कहा था कि इससे जो लोग शराब पीते हैं, पैसा बचेगा तो वो घर में जाकर महिलाओं को देंगे और इस बदले में वो दूध, फल, सब्जियां खाएंगे। और बाकायदा शुरुआती दौर में नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया कि आपको 5,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, लगभग, है ना, 5,000 करोड़ लगभग। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि नहीं, वो पैसा कहीं ना कहीं दूध, सब्जी के रूप में आ रहा है। अब आप मुझे बताइए, ये तो तब होगा ना जब शराब नहीं मिलेगा। अब मुझे तो लगता है और ज़्यादा ये पैसा गलत लोगों के हाथ में जा रहा है, क्योंकि जो शराब पहले 100 रुपये मिलता था वो अब 400 रुपये में मिल रहा है। 3 से 4 गुना इजाफा हुआ शराब के दामों में। कैसे वो जाकर शख्स पैसा देगा घर में? कहीं ना कहीं वो आदत का गुलाम है, वो आदतन शराबी है, तो वो जाकर के शराब पिएगा ही। तो इससे कहीं ना कहीं आप कैसे नीतीश कुमार कह सकते हैं कि रेवेन्यू का फायदा हो रहा है, दूध सब्जियां खरीदी जा रही हैं? नीतीश कुमार ही जाने, लेकिन सच्चाई यही है कि जो लोग पहले 100 रुपये में शराब पीते थे वो आज 400 रुपये में पी रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं घर को भी फायदा नहीं हुआ। दूसरी बात, आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, कहते हैं कि इससे महिलाओं को फायदा हो रहा है। आप यहाँ तक कहते हैं कि महिलाएं इसके पक्ष में, और महिलाएं से उन जाके मिलते हैं तो महिलाएं का ये जो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता हुआ शराबबंदी के लिए बहुत ही रोचक होता है, बहुत ही अच्छा होता है। सागर, ये शुरुआती दौर में था जब महिलाएं जो है समर्थन में थी और नीतीश कुमार ने महिला वोट बैंक बनाया भी। इस मुद्दे पर बनाया है। ये पूरी वोट बैंक की राजनीति है। देखिए, आज के दौर में कोई मसला नहीं है, अगर कोई डिसीजन है तो वो वोट बैंक से रिलेटेड है। फिर भी चलिए, अगर आप वोट बैंक को देखकर ऐसा अच्छा डिसीजन लेते हैं तो वो काबिल तारीफ है। लेकिन ये सफल कहाँ है? आप मुझे बताइए, वो आज महिलाएं नाराज हैं वाकई में, क्योंकि जो पति पहले उसका 100 रुपये में दारू पीता था, अब वही पति उसका 400 रुपये में दारू पीता है, क्योंकि दारू तो मिल ही रहा है ना, शराब तो मिल ही रहा है ना, वो महिला को भी पता है। तो नीतीश कुमार बस अपना महिमा मंडन करते रहे, जमीनी हालात कुछ और हैं और हर किसी को पता है कि शराब मिल रहा है। किसको नहीं पता है? क्या जो लोग सुन रहे हैं उनको नहीं पता है कि इलाके में शराब मिल रहा है? सीधी सी बात है। और देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बताते हैं कि महिलाओं के लिए फ़ायदा हुआ है, आप मुझे बताइए, मान लीजिए कि कोई गरीब शख्स है, मैं पता है एक कोई गरीब इंसान था, मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था, बड़ा इनोसेंटली वो बोल रहा था कि भाई साहब, हमको आदत है पीने का, मतलब हम पिएंगे ही, तो हम क्या करते हैं? किसी को गाली नहीं देते हैं ना, किसी का
मर्डर तो नहीं करते हैं, हम दिन भर काम करके थकते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं। हालांकि ये कंट्रोवर्सी का विषय है, ये फायदा में है, नुकसान में है, लेकिन बात करने का मतलब वो है पुलिस अगर उनको पकड़ती है जेल में डाल देगी। अब आपको बताइए कि मान लीजिए शराब पी करके जो पैसा बचाता है वो तो घर में देता है, लेकिन अगर वो जेल चला जाएगा तो उसके परिवार का खर्च कौन संभालेगा? उस घर की महिलाओं की स्थिति क्या होगी? वो अपना खर्च कैसे चलाएंगे? दूसरी बात, अगर वो जेल जाएंगे, आपको पता है थानेदार कैसा होता है, उसको वहां से छूटने के लिए पैसे चाहिए, वो पैसा अगर नहीं आएगा वो जेल में बंद होगा। कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां यहाँ लगातार ये करती रहती हैं, सरकार को घेरने के लिए बोलती रहती हैं कि जो भी लोग शराबबंदी के केस में बंद है वो कहीं ना कहीं सिर्फ शराबी हैं, शराब माफिया नहीं है। शराब माफिया जो भी है अभी भी पकड़ से पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सागर रामचंद्र भाई के बारे में पता है ना आपको? जी, हंसलाल राय नवंबर में केस उन पर दर्ज होता है, 4 ट्रक शराब बरामद होता है स्कूल से, और क्या उन पर अभी तक उनकी गिरफ्तारी हुई है? जब ये मामला इतना तुल पकड़ा कि राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खी छा गया, उसके बाद भी अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये स्वाभाविक रूप से बता देता है कैसे कानून जो है एक आम लोग के लिए अलग है, एक खास लोग के लिए अलग है। अगर वो रामचंद्र राय के भाई, अगर आप किसी मंत्री के भाई हैं, आपके यहाँ से अगर शराब की बरामदगी होती भी है तो आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप एक गरीब इंसान हैं और उसकी आदतन अब शराबी हैं, आप जेल में महीनों बंद रहेंगे। और नीतीश कुमार इस बात को लेकर पीठ थपथपाएंगे कि इस केस के अंदर इतने लोग बंद हैं, लेकिन कोई सवाल का जवाब देना चाहिए कि कौन से लोग बंद हैं और रामचंद्र राय का भाई अभी तक जेल के बाहर क्यों है। दूसरी बात, एक बात और मैं लोगों से जिक्र कर देना चाहूँगा, पता है राजधानी के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने तमाम जिलों के एसपी को ये पत्र लिखा कि जो मद्य निषेध विभाग मतलब जो शराब को देखती है, उन ऑफिसर के बीच और जो शराब माफिया हैं उनके बीच रिश्ते क्या है इसकी तहकीकात की जाए। बहुत बहुत बढ़िया, उनके आय के बारे में पता किया जाए। क्या हुआ आपको पता है उसके साथ? बता दीजिए क्या हुआ उसके साथ? उनका ट्रांसफर हो गया और वो अब आदेश भी निरस्त कर दिया, आदेश भी उनका निरस्त कर दिया गया, उनका ट्रांसफर हो गया। अब मुझे सागर ये समझ में नहीं आता है कि अगर वाकई में नीतीश कुमार जो दिखाते हैं कि वो इस शराबबंदी को लागू करना चाहते हैं, अगर कोई अधिकारी इस तरीके से ठोस कदम उठाता है तो उसका ट्रांसफर क्यों होता है? क्यों उस आदेश को निरस्त, क्यों मद्य निषेध विभाग के ऑफिसर के संपत्ति की जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों उसके रिश्ते शराब माफिया से क्या है इसका पता नहीं चलना चाहिए? दूसरी बात सागर, मैं सीधा सा बात करना चाहूंगा कि शराब माफिया जेल से बाहर है, उनके पास पैसा है, वो थानेदार को पैसा देते हैं, छूट जाते हैं, लेकिन गरीब लोग और जो विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं, चाहे वो राजद हो या फिर इस बार विधानसभा में भी ये सवाल उठा था, विधानसभा स्पीकर के सामने यह बात कही गई थी कुछ जो खुद विधायक लोग हैं वो भी बिना पिए उनको नींद नहीं आती है। इस पे आसन ने पूछा भी था, विधानसभा स्पीकर ने पूछा भी था कि आप उसका नाम बताइए, उनका नाम बताइए, आप नहीं सामने से बोल सकते हैं तो गुप्त रूप से हमें नाम बताइए, कार्रवाई होगी उन पे। जी हाँ, तो वही बात है सागर कि आम लोगों के लिए अलग कानून है, खास लोगों के लिए अलग कानून है। अगर आप वाकई में शराबबंदी लागू करना चाहते हैं, और मैं ये बात उस ऑफिसर की, राजधानी के बड़े ऑफिसर हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये छोटी बात नहीं है। जी बिल्कुल। आप एक तरफ कहते नहीं हम इसको लेकर काफी गंभीर हैं, और कोई ऑफिसर इतना बड़ा कदम उठाता है आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं, उस आदेश को निरस्त कर देते हैं। जब वो उसमें क्या गलत था? ये था कि मद्य निषेध के ऑफिसर की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? आपको बताते हैं 20,000 करोड़ का पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी चल रहा है। आप 20,000 करोड़ इकोनॉमी का समझिए, आप देखिए जिनके पास 1 करोड़ रुपया आ जाता है वो कितना बड़ा जो है हिंसा कर बैठता है, कितना बड़ा माफिया हो जाता है, और गरीब लोगों को सताता है, थाने को अपने जूती के अंदर रखता है पैसों की मदद से। और 20,000 ब्लैक इकोनॉमी के बारे में आप सोचिए, और ये सब किसके पास जा रहा है? अपराधियों के पास जा रहा है। तो इसलिए तो आप देखिए दरोगा को दौड़ा के पीटा जाता है। आप हम दरोगा की हत्या भी हुई इसी संदर्भ में, शराबबंदी के संदर्भ में ही। सागर सीधा सा सवाल है, आप समझिए ना, कोई भी आदमी कितना भी हिम्मती हो या बदमाश हो, क्या वो किसी वर्दी वाले को दौड़ा कर पीटेगा? जब तक उसका कॉन्फिडेंस ना हो उसके पास कि उसके चाचा जी बैठे हैं सत्ता में, वो बिना इस हिम्मत के काम नहीं कर सकता है। ये कहीं ना कहीं की जो खादी के अंदर, खादी के नीचे या खादी के संरक्षण में यह जो शराब का जो ये व्यापार है कहीं ना कहीं फल फूल रहा है, क्योंकि वो पैसा वो खाकी वर्दी के पास, खाकी के पास जा रहा है, इसलिए वो कॉन्फिडेंट है कि भाई हम तो वहाँ करोड़ रुपए पहुंचाते हैं, ये हमारा क्या कर लेगा? खादी और खाकी के नीचे, ठीक है। तो ये बातें हैं सागर की, वाकई में सरकार गंभीर है। तो फिर मैं दोहराना चाहूंगा, उस ऑफिसर का तबादला क्यों किया गया? उस ऑफिसर के आदेश को निरस्त क्यों कर दिया गया जहां ये कहा गया कि जो है जो मद्य निषेध के ऑफिसर उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए? इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत क्या है? डेटा भी आ चुका है। अगर नीतीश कुमार तो ये कह सकते हैं विपक्षी पार्टी इनका काम है आलोचना करना, वो घेरते रहते हैं। आप मुझे बताइए, दिल्ली एम्स का जो रिपोर्ट आया कि 10 लाख लोग शराबी हैं, इतने लोग गांजा लेते हैं, ये कहाँ से गलत है? एक और जगह से आया जो विश्वसनीय संस्थान है, वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से ज्यादा शराब जो यहाँ के लोग पीते हैं, बंद है तो फिर यहाँ के लोग शराब कैसे पी रहे हैं? हाँ, ये सच है कि आज के दौर में आप चिल्लाइए, झूठ बोलना है, आपके मीडिया तंत्र है, IT सेल है, लोग करते हैं ना, झूठ को बार-बार दिखाइए, लोग सच मान लेंगे और मान भी रहे हैं सोशल मीडिया के दौर में, तो ठीक है, लेकिन सच होता है और ये चीजें हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। इधर ही एक डेटा आया जो कि यह बताता है कि बिहार में कुल 2020 वर्ष में कुल 1 करोड़ लीटर शराब जब्त हुई है। प्रतिदिन का आंकड़ा देखें, प्रति घंटे का आंकड़ा देखें तो 1100 लीटर प्रति घंटे शराब जब्त की जाती है बिहार में। इसके बावजूद भी आज शराबबंदी को 5 वर्ष हो गए हैं, पूर्ण रूप से शराबबंदी पर लगाम नहीं लग पाया है। कहीं ना कहीं यह जो इस पर क्या कारण, क्या वजह रही है जो आज तक शराबबंदी पे पूर्ण रूप से लगाम नहीं लग पाया है? गृह विभाग नीतीश कुमार के अंदर है ना। अब क्या वजह है नीतीश कुमार जाने। अगर आप शराबबंदी को आप बताइए, शराब आ रहा हो तो बाहर से आ रहा होगा ना,
आपका इतना भी कंट्रोल थानेदार के ऊपर नहीं है कि आप शराबबंदी को सफल, तो आप फिर से कर दीजिए ना लागू। कम से कम वो टैक्स रेवेन्यू आएगा, उसका फायदा किसान लोगों को मिलेगा, बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा, या फिर पूर्ण रूप से बंद करिए, क्योंकि यहाँ पे 20,000 करोड़ का ब्लैक इकोनॉमी चल रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि ये पैसा सत्ताधीशों के पास जा रहा है, आप जब्त करिए ना, जहाँ हजारों करोड़ का इकोनॉमी हो सागर, वहाँ आप कुछ करोड़ लीटर जब्त कर लीजिए, इससे क्या फायदा है, सवाल यही पैदा होता है। हाल ही दिनों में एक खबर आई थी ये कि जो बिहार में आबादी तबके के लोग थे, उनका जो ये पैशन था, अपराध करने का जो ट्रेंड था, वो बदला है। वो जो अपराधी थे, बालू माफिया थे, पहले कुछ ही ये हत्याकांड किया करते थे, पहले डकैती किया करते थे, लेकिन अब जो वो उनका जो ट्रेंड था, बिजनेस था, वो बदल गया। अब वो शराब माफिया, शराब में आ गए हैं। अरे पढ़ने लिखने वाले बच्चे सागर जो हैं वो अब इस तरफ जा रहे हैं, वो 4 बोतल बेचेंगे, दिन में 500 दिन का 500 रुपये कमा लेंगे, महीने का 15,000 हो गया, क्यों जा करके वो कहीं जॉब करेंगे। जी बिल्कुल, समझ रहे हैं ना बात। ये क्या हो रहा है, समाज को गलत दिशा में दे रहा है कि उनको एक बेहतर ऑप्शन लगता है, यहाँ से पैसा आ सकता है। और आप जानते हैं कि युवा जो एक दूसरे को देखकर आकर्षित होते हैं कि भाई पैसा यहाँ पे है, चलो 4 बोतल बेच लिए, कौन सा गलत काम कर लिया, हमारे पास पैसा हो जाएगा। भूखा क्या नहीं करता, सीधी सी बात है। संस्कृत में कहावत है, बुभुक्षिता किम न करोति पापम, उसके सामने सारी आदर्श की बातें बेकार होती है। जब पेट में भूख होता है तो जहाँ से पैसा है वो ये काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बिहार में पढ़ने वाला बच्चा है उसको आप एक गलत धंधा दे रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पहले अपराध करते थे, आपको पता है जो पहले दबंग हुआ करते थे, और जब कभी कोयला का ज़माना था धनबाद वाला इलाके में, तो वहाँ पर कोयला माफिया बनना चाहते थे। जहाँ पे बालू में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो जो इलाके का दबंग इंसान होता है वो बालू ठेकेदारी करना चाहता है, या नेताओं से जो ठेका मिलता है वो करना चाहता है, सीधी सी बात है। तो अब क्या है, वो शराब माफिया बनना चाहता है, बहुत पैसा है ना, क्या है वो उसने ठेका ले लिया है। अगर उसका थानेदार से विधायक जी से अच्छा कॉन्टैक्ट है, बगल में फोटो खिंचाता है, तो पैसा भी आएगा, तो थाने को भी देगा, थाने का क्या है, पैसा उसको देगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपको बंद करना है पूरी तरीके से करिए, नहीं तो फिर आप लाइसेंसी जो है आप खोल दीजिए, ताकि कम से कम जहरीली शराब पीने से लोग मरेंगे नहीं, रेवेन्यू आएगा, और ब्लैक जो शराब है वो बंद होगी, ब्लैक इकोनॉमी बंद होगी, निरस्त होगी। जी बिल्कुल। ये जो आज हम लोगों ने शराबबंदी की बात हुई, तो या निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, निष्कर्षता यह निकलता है कि कहीं ना कहीं जो शराबबंदी की नीति है वो बिल्कुल सटीक है बहुत, लेकिन उसका जो वो भी चर्चा का विषय है, क्या है नहीं है जी, वो सटीक है क्या है, देखिए इसका फायदा नुकसान क्या है। लेकिन है, या तो आप बंद कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर आप जो है लाइसेंस तरीके से, जिस तरह आप बताइए ना, दिल्ली में बहुत ज्यादा अपराध हो रहा है। ऐसा नहीं कि जहाँ बिहार में शराब नहीं, तो अगर बिहार में शराब बंद है, अपराध नहीं होना चाहिए। और शराबबंदी का जो शराब को प्रोत्साहन भी नीतीश कुमार ने ही दिया था, जगह जगह पे शराब की दुकानें खुलवाई, हर गली नुक्कड़ पे। ऐसा होता था कि पहले सरकार, ये बिहार में या देश में पूरा ऐसा नियम है कि शराब अब स्कूल परिसर, स्कूल के 100 मीटर के दायरे में या मंदिर के 100 मीटर के दायरे में आप शराब की दुकानें नहीं खोल सकती। वहाँ भी यह दुकानें खुली, और फिर खुद ही 2016 में वह शराबबंदी कर देते हैं। वोट बैंक है, देखिए सत्ता का एक ही अंतिम लक्ष्य है, कुर्सी प्राप्ति, सत्ता प्राप्ति, बाकी सब बातें हैं, बातों का क्या। जी जी, तो अब इसे समाप्त किया जी, अब इसे समाप्त किया जाए। निष्कर्षता हम लोग यही निकले कि जो यह नीति है सरकार की, शराबबंदी की नीति, वह कहीं ना कहीं बेहतर ही है, लेकिन यदि उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही से होनी चाहिए। यदि वह इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं होगा तो यह बिल्कुल भी लोगों के लिए नुकसानदायक होगा, और सरकार के लिए भी नुकसानदायक होगा। नमस्कार, बने रहिए लोकवाणी के साथ। मैं हूँ सागर सुमन, और मेरे साथ थे हिमांशु जी। धन्यवाद।